हेलो प्यार बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज का इस वीडियो एकदम धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज जो है हम लोग वायरल प्रश्न करने वाले हैं, ठीक ना? जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2024 में डायरेक्ट मिलेगा, वहाँ पे अगर आप एग्जाम देने जाइएगा तो जो आज हम लोग 80 क्वेश्चंस करने वाले हैं, इससे जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको हूबहू देखने के लिए मिलेगा क्योंकि ये जो प्रश्न है एकदम वायरल प्रश्न है। देखिए यहाँ पे साइंस का प्रश्न है, ठीक ना? 2024 में जो कि पूछा जाएगा आप लोग का, ठीक ना? 2024 में क्या हो जाएगा आप लोग का पूछा जाएगा, इसलिए जो इसको हल्के में क्वेश्चंस को मत लीजिए। आप अगर चैनल पे आ ही गए तो इसको पूरा वॉच कीजिए, पूरा देखिए और देखते हैं कि आप लोग जवाब दे पाते हैं कि नहीं, ठीक ना? आप लोग जवाब दे पाते हैं कि नहीं। आप लोग को चैलेंज देते हैं, आप लोग को चैलेंज देते हैं कि 80 क्वेश्चंस जो है 80 क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं और आप लोग को चैलेंज देते हैं कि 50 क्वेश्चंस आप लोग जो है कर पाते हैं कि नहीं, है ना? 80 में जो है आप लोग 50 क्वेश्चंस कर पाते हैं कि नहीं। 80 में कितना क्वेश्चंस, 80 में मात्र 50 क्वेश्चंस आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। आप लोग को चैलेंज देते थे, देखिए ये हमारा चैलेंज आप एक्सेप्ट कीजिए और अंतिम तक देखिए। बाबू सॉरी, आपको चैलेंज देने के लिए मजबूर है हम क्योंकि ये क्वेश्चंस ना हो सकता है आप नहीं देखिएगा और ना देखिएगा तो फिर बहुत अंतिम में पछताइएगा। इसलिए जो आप लोग को कैसे भी करके आप लोग को आपका कसम जो भी कसम हो आपको दे रहे हैं और ठीक ना, ताकि ये वीडियो जो है अंतिम तक आप वॉच कीजिए क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है बहुत सारा आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए मजबूर हैं हम ऐसा कोई मतलब दिमाग में मेरा नहीं है कि आपको कुछ घटित हम करें, ठीक ना? बस इसलिए कि आपका फ़ायदा के लिए ही आपको आपका अपना कसम दे रहे हैं, ठीक ना? कि आप जो है इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए अंतिम तक और 80 में 50 क्वेश्चंस करके दिखाइए क्योंकि देखिए ये चैलेंज मेरा एक्सेप्ट कीजिएगा, चैलेंज एक्सेप्ट कीजिएगा। हमको मालूम है कि आप चैलेंज आप मेरा एक्सेप्ट कीजिएगा और ये 80 क्वेश्चंस देखिएगा और 80 क्वेश्चंस में आपका एक अगर देख लिए तो एग्जाम में इतना सारा क्वेश्चंस आपको मिलेगा ना यहाँ से कि बोलिएगा अब एग्जाम दे के कहिएगा वाह सर आपका पढ़े तो बहुत सारा मिला। इसलिए जो है ये एग्जाम में डायरेक्ट जो है आपको 2024 में ये देखने को मिलेगा, देखने के मिलेगा। इसलिए जो है इसको हल्के में मत लीजिए। देखिए साइंस का है ना, हम लोग इसको जो है आज करने वाले पूरा टोटल का टोटल 80 क्वेश्चंस। इसलिए जो है इसको हम लोग करने वाले। देखिए क्वेश्चंस लिख ये 100% सही है, 100% सही है, एकदम सही है। देखिए 100% राइट। इसलिए जो आप लोग इसको अंतिम तक वॉच कीजिएगा, ठीक है? चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना? इतना देरी इसलिए बोले ताकि आप लोग अंतिम तक वॉच कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसलिए आपको हम फोर्स कर रहे हैं इतना, ठीक है? चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए। किस लेंस को जो अपसारी लेंस कहा जाता है? यहाँ पे ए में है देखिए उत्तल लेंस है, दोनों मतलब ए बी और दोनों, और सी में है डी में है बाईफोकल लेंस। तो क्या हो जाएगा? देखिए अपसारी लेंस जो है ना, अपसारी लेंस जो है, अपसारी लेंस हम लोग अवतल लेंस को कहते हैं। अपसारी लेंस किसको कहते हैं? अवतल लेंस को। और अभिसारी लेंस एक होता है, अभिसारी लेंस एक होता है क्या? अभिसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस जो है ना, अभिसारी लेंस हम लोग उत्तल लेंस को कहते हैं। अभिसारी लेंस को किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? ये हो गया पहला का जवाब, क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा होता है? ये एक प्रिज्म है ना, ये एक प्रिज्म है तो कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म बाबू 5 सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है, ठीक ना? याद रखिएगा एक प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से, ठीक है? चलिए क्यों कैसे, देखिए कैसे अगर जानना चाहिएगा कैसे, तो देखिए याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा? ये एक साइड, ये एक साइड, दो साइड, ये हो गया 3 साइड, एक ऊपर में हो जाएगा 4 साइड, एक इसके अंदर 5 साइड हो जाएगा, है ना? 5 साइड से घिरा हुआ रहता है, यानी कि एक प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा होता है? 5 साइड से घिरा हुआ रहता है, ठीक ना? यानी कि सतहों से घिरा हुआ रहता है। अब अगला देखिए आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन कि जूल कूलम बराबर होता है, जूल कूलम किसके बराबर होता है? वोल्ट के, एम्पियर के, ओम के, इनमें से कोई नहीं। आप लोग जल्दी जवाब दीजिए कि जूल कूलम यानी कि जूल बटा कूलम किसके बराबर होता है? तो ये होता है वोल्ट के बराबर। ये किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर होता है। तो वोल्ट बराबर याद रखिएगा जूल बटे कूलम। ये क्वेश्चन आपको गारंटी देते हैं 100% कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा और ये जो है अगर बनेगा तो हो सकता है आप लोग छोड़ दीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसलिए इसको जो आप लोग रटा जरूर मान लीजिएगा। नहीं याद है तो जूल कूलम जो है किसके बराबर हो जाएगा? तो वोल्ट के बराबर हो जाएगा, वोल्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। हम लोग स्पीड में करेंगे क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया, तो इसलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए शुरू में टाइम वेस्ट किए क्योंकि जो है ना आपको वीडियो वॉच करना चाहिए, इसलिए हम आपको उसे बोल रहे थे। अब ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, तो पता ना कितना बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन जो 12th में भी पूछता है, साइंस में, फिजिक्स में। तो इसलिए याद रखिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स जो है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या था? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? वेबर।
ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ये देखिए केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ए में है इंजन, ईंधन, तापक, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है, 5वां का जवाब दीजिए। तो देखिए जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उन्हें कहा जाता है ईंधन, उन्हें कहा जाता है ईंधन। यानी कि दहन करना मतलब जलना, और जलने के बाद ऊष्मा, ऊष्मा मतलब हो गया धुआं। धुआं कब निकलता है, जब हम लोग ईंधन को जलाते हैं, जब हम लोग ईंधन को जलाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है हम लोग 6वां नंबर क्वेश्चन कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस, अवतल लेंस देखिए आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए अवतल लेंस जो है ना, अवतल लेंस, अवतल लेंस जो है किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल लेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग याद रखिएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग दीर्घ दृष्टि दोष के लिए, जिसको हम लोग दूर दृष्टि दोष भी बोलते हैं, ठीक ना। दूर दृष्टि दोष के लिए या तो दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, याद रखिएगा बाबू, ठीक ना। और जरा दूरदर्शिता के लिए बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती है और ना ही नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है, इसलिए जो हम लोग इसमें बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा बाबू। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए फिर से आप लोग समझिए क्या, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस 4 अक्षर का ना है, 4 अक्षर का लेंस है, तो 3 अक्षर वाला बीमारी होगा। अब उत्तल जो है, उत्तल जो है 3 अक्षर वाला बीमारी है, 3 अक्षर वाला उपचार है, तो 2 अक्षर वाला बीमारी होगा यहाँ पे दीर्घ, ठीक ना। याद रखिएगा, चलिए आप लोग को याद रहेगा। इसके बाद है अगला देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कि दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। देखिए अब दूर दृष्टि दोष है ना, अब उसको दूर दृष्टि दोष है, क्या है उसको दूर दृष्टि दोष है, तो उसके चश्मे में क्या लगा हुआ रहेगा। देखिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आप हाँ या ना का जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए इससे जो है क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो आप लोग जो बोल रहे थे वीडियो को वॉच करने के लिए अंतिम तक, ये बात सही है कि नहीं, आप लोग वॉच भी कीजिएगा अंतिम तक। हमको पूरा मतलब पूरा विश्वास आप लोग पे, पूरा बिलीव है आप लोग पे। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिएगा, हमको मालूम है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर फ़ायदा उठा रहे हैं तो दोस्तों के पास भी भेजिए, वो भी फ़ायदा उठाए। अब कोई सोचते हैं ना कि हम भेज देंगे तो वो ज़्यादा नंबर हमसे लेके चलेगा, ये गलत है, ठीक ना। आप अगर किसी का भलाई कीजिएगा तो भगवान आपका भलाई करेगा, इसलिए भलाई करना सीखिए। चलिए इसका देखिए क्या है 7वां नंबर क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। तो दूर दृष्टि दोष है, यानी कि इसका हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। आपको अभी ही बताए थे कि 2 अक्षर की बीमारी है, 2 अक्षर की बीमारी है ना, दूर 2 अक्षर की बीमारी है, तो 3 अक्षर का लेंस हो जाएगा। अब 3 अक्षर की बीमारी होगा निकट, निकट, तो हो जाएगा अवतल लेंस। समझ गए ना। अच्छा बेलनाकार, बेलनाकार स्थिर बेलनाकार जो होता है, बेलनाकार लेंस जो होता है किसमें होता है, तो अबिंदुकता में, अबिंदुकता में, जो कि यहाँ पे देखिए हम लोग देखे थे, अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दूरदर्शिता में बाईफोकल लेंस का, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का, और दीर्घ दृष्टि दोष में, दीर्घ दृष्टि बोलिए या तो दूर दृष्टि दोष बोलिए, दोनों बात एक ही होता है। तो इसमें किस लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे पूरा, क्वेश्चन एक रहेगा लेकिन हम लोग बनाएंगे उसको अनेक। चलिए ये हम लोग 7वां देख लिया, अब हम लोग 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। ए में है बहुत कम हो जाता है, बी में परिवर्तित नहीं होता है, सी में बहुत अधिक बढ़ जाता है, और डी में है निरंतर परिवर्तित होता है। तो लघु पतन के समय जो है परिपथ, परिपथ कहने का मतलब रास्ता में, जिस रास्ते से जो है विद्युत धारा गुजर रहा था, अब वहाँ पे लघु पतन हो गया। लघु पतन करने का मतलब शॉर्ट सर्किट, मतलब आग जब लड़ जाता है, आग जब 2 तारे एक साथ चिपक जाता है तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग लघु पतन। अब लघु पतन हो जाता है तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, ए में देखिए बहुत कम हो जाता है, बी में परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि वही चीज़ गुजरते रहता है जितना पहले से गुजर रहा था, और सी में बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी में होता है निरंतर परिवर्तित होता है, यानी बार बार चेंज होते रहता है। तो क्या होता है देखिए, ये हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब भी क्या होता है कि लघु पतन होता है, लघु पतन यानी कहने का मतलब जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ से जो है धारा का मान और तेज़ी से बहने लगता है, और तेज़ी से बहने लगता है। इसलिए याद रखिएगा इसका जो है मान क्या होता है, विद्युत धारा का मान होता है क्या, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन 80 के 80 नंबर क्वेश्चन एकदम जहर है, इसलिए जो है इसको बाबू याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि गोबर गैस एक प्रकार की है, गोबर गैस एक प्रकार की क्या, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी, चूल्हा। बाबू इसका आप लोग अगर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब इसका जरूर दीजिएगा, ठीक ना। अगर नहीं जानते हैं तो हम इसका जवाब दे देते हैं, ये है बायोगैस। इसको क्या बोलते हैं, बायोगैस। जो गोबर गैस से जो हम लोग बनाते हैं ना, गोबर गैस, जो कि गोबर को रख के, जैसे ये क्या है, मान के चलिए कि ये क्या है, एक टीना है, और इसमें जो है गोबर को रख रहे हैं, बहुत दिन के बाद अब इसको खोल रहे हैं,
खोल रहे हैं तो इससे गैस जो निकलेगा इसको हम लोग बायोगैस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोगैस, यानी गोबर से जो हम लोग गैस प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बायोगैस। याद रखिएगा, ठीक ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन अगला नंबर क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन, है ना। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि कैगा कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ए में गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है, कर्नाटक में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में। चलिए इसका जवाब दीजिएगा। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र, ठीक ना, कहाँ पे स्थित है? चलिए आप लोग का तो जवाब नहीं आएगा क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड है ना, तो इसका हम लोग देखिए, चलिए हम भी बता देते हैं। ये जो है कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। और आप लोग का लाइव क्लास भी चलता है। आप लोग का लाइव क्लास चलता है देखिए 6:30 बजे से शाम को, 6:30 बजे से शाम को प्रत्येक दिन चलता है। और सुबह में जो है आप लोग का वीडियो, सुबह में आप लोग का वीडियो 6:30 बजे अपलोड हो जाता है। तो आप लोग सॉरी 6:30 नहीं, 6 बजे, 6 बजे पब्लिश हो जाता है। तो आप लोग जो है वहाँ पे देखिएगा जरूर, शाम को 6:30 बजे और सुबह में 6 बजे, ठीक ना। चलिए यह देख लिया, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। एक बार ये फिर से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार जो है क्वेश्चन ये बन सकता है 2024 में। चलिए इसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित, आवर्धित करने का मतलब हो गया बड़ा। आवर्धित करने का मतलब क्या होगा? आवर्धित का एक मतलब हो गया कि बड़ा। बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे? अब यहाँ पे देखिए क्या है, ऑप्शन देखिए दिया हुआ। ऑप्शन दिया हुआ क्या? अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में सब प्रकार के दर्पण में। तो ये तो ऑप्शन डी कभी नहीं होगा, सब प्रकार में नहीं होगा। क्योंकि जैसे यहाँ पे अभी देखिए क्या है, ऑप्शन बी में है देखिए समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है? हम जैसा है वैसा दिखाई देता है। यानी कि अगर हम इतना बड़ा है, अगर हम इतना बड़ा है और अगर समतल दर्पण यहाँ पे लगा हुआ तो हम जो है दर्पण में जो है ना इतना बड़ा ही दिखाई देंगे, बड़ा नहीं दिखाई देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे तो ना ऑप्शन डी होगा और ना ही ऑप्शन बी होगा। अब वो बोल रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए आवर्धित प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में बनता है। आवर्धित करने का मतलब बड़ा, बड़ा बनता है तब ना हजामत के रूप में अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्योंकि बड़ा बड़ा उसमें चीज़ बनता है, तब बड़ा बनता है तब ना उसको हम लोग हजामत के रूप में यूज करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब छोटा बनता है, ठीक ना, समझ गए। अच्छा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? सॉरी सॉरी, शायद थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, लेकिन सही है, हाँ सही है, एकदम सही है, नहीं सही है, अवतल दर्पण ही होगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की हजामत बनाने के लिए। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जवाब दीजिए। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत कहने का मतलब दाढ़ी, दाढ़ी, हजामत करने का मतलब दाढ़ी। अभी तक ये बोल रहे थे हजामत बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। क्योंकि इसमें जो है चीज़ें जो है बड़ी बड़ी दिखाई देती है। अब मान के चलिए हम बनाए दाढ़ी, हम बनाए दाढ़ी, ये हमारे दाढ़ी में थोड़ा थोड़ा सा तिनका रह गया, थोड़ा थोड़ा सा तिनका रह गया, तब हमको पता नहीं चल पाएगा। ऐसे समतल दर्पण में पता नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे अवतल दर्पण लगा हुआ रहेगा तो छोटा चीज़ भी बड़ा दिखाई देता है। अब बड़ा दिखाई देगा तो हम पहचान देंगे कि नहीं अरे यहाँ पे बाल छोटा हुआ, इसको काटो। समझ गए ना। तो हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसको? अवतल दर्पण का। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन पे कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अब निकट देखिए, निकट 3 अक्षर की बीमारी है। तो 3 अक्षर की बीमारी है तो कौन सा, कितने अक्षर का उपचार होगा? तो 4 अक्षर का हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस। अच्छा ये बताइए तो उत्तल लेंस देखिए किस में होता है? दूरदृष्टि दोष में। बेलनाकार स्थिर किस में होता है? तो ये होता है अबिंदुकता में, अबिंदुकता में, याद रखिएगा, ठीक ना। और उत्तल एवं अवतल लेंस का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये हो जाएगा देखिए जरा दूरदर्शिता में। जरा दूरदर्शिता जिसको हम लोग बोलते हैं अति बाईफोकल लेंस भी बोलते हैं, ठीक ना। चलिए इसको देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है बाबू? तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायऑप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर, डायऑप्टर, डायऑप्टर। लेंस की क्षमता को हम लोग पी से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता को हम लोग क्या करते हैं? पी से सूचित करते हैं। तो पी बराबर होता है 1/f, पी बराबर होता है 1/f। ये फार्मूला भी याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्या करेगा? फोकस दे देगा, आपको जो है लेंस की क्षमता पूछ देगा। तो ये याद रखिएगा तब ना आप लोग बना लीजिएगा। तो पी बराबर होता है 1/f, पी बराबर होता है 1/f। और लेंस की क्षमता क्या होता है? तो डायऑप्टर, 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 ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। अब प्रकाश के किरणों को समूह यानी कि ढेर सारा जा रहा है प्रकाश, ढेर सारा प्रकाश जाता है, क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं, प्रदीप्त बोलते हैं, प्रकीर्णन कहते बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसको देखिए बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं किरण पुंज, किरण पुंज। प्रकाश बोले या तो किरण बोले, प्रकाश बोले तो या तो किरण बोले। किरण बोलेगा भी तो बात वही हो, प्रकाश बोलेगा तो भी वही होगा। क्योंकि हम लोग पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश भी बोलेगा तो बात वही होगा, ठीक ना। चलिए हो जाएगा पर किरण पुंज। इसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन
16 नंबर क्वेश्चन कि किसी माध्यम में छोटे-छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे-छोटे निलंबन, जो छोटे-छोटे कण जो होता है उसके निलंबन को क्या कहा जाता है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा कोलाइड। क्या हो जाएगा? कोलाइड। याद रखिएगा इसी माध्यम में छोटे-छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है। अब इसके बाद है अगला 17 नंबर क्वेश्चन कि ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोधों का आप समांतर क्रम हम जोड़ रहे हैं। समांतर करने का मतलब समझ रहे हैं ना? ये इस तरह से देखिए जोड़ा जा रहा है इसको, इस तरह से इसको जो है समांतर क्रम में इसको जोड़ा जा रहा है ना? इसको समांतर क्रम में इस तरह से जोड़ा जा रहा है। तो एन प्रतिरोध को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में हम इसको जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है एन आर। हमको क्या मिलता है? एन आर। हमको क्या मिलता है? एन आर। इसको याद रखिएगा कि ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तुल्य प्रतिरोध हमसे पूछा रहता है, क्या हो जाएगा? एन आर हो जाएगा, एन आर। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए है आपके सामने कि ओम के नियम निहित है। ओम के नियम क्या होता है? देखिए ओम जो है ना एक हीरो था। ये ओम जो है क्या है था? एक हीरो था जो कि वीर मूवी बनाया था। क्या था? वीर मूवी बनाया था। ये ओम जो है एक हीरो था जो कि वीर मूवी याद बनाया था। इसको याद रखिएगा। वीर मतलब कहने का मतलब वाह का माने हो गया भी, और इधर बढ़ा दिए तो हो गया आई, और रा का हो गया आर, यानी भी बराबर हो जाएगा आई आर। भी बराबर हो जाएगा आई आर। याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन में मिल रहा है बी, यानी भी बराबर आई आर। समझ गया ना? ये याद रहेगा। ये टेक्निक था थोड़ा सा याद करवाने का आप लोगों को। तो आप लोग को आशा करते हैं कि ये जो है याद रहेगा कि किस तरह से हम जो है इसको समझा दें आपको। तो भी बराबर हो जाएगा आई आर। समझ गया? चलिए अब अगला नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है। ओ सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन देखिए है क्या कि विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक है। एम है एम्पियर, वोल्ट, ओम, जूल। तो क्या हो जाएगा? विद्युत धारा की ऐसा ही मात्रक का विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? 19 का आप लोग का जवाब क्या हो जाएगा? चलिए हाँ, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक जो है एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर। ऑप्शन ए। ऑप्शन है, ये कलर सही नहीं लग रहा, ब्लैक ही ठीक था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर ठीक ना? विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। ये सभी याद रखिएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा हम लोग उत्पन्न कर रहे हैं, कहने का मतलब शादी ब्याह में जब हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, कहने का मतलब क्या करंट उत्पन्न करते हैं तो किससे करते हैं? तो हम लोग जनित्र से करते हैं। जनित्र कहने का मतलब जनरेटर। इसको डायनोमो भी बोलते हैं। इसका अलग बहुत सारा नाम है, ठीक ना? जनित्र हो गया, डायनोमो हो गया, जनरेटर हो गया, ठीक ना? ये इसी का एक मतलब नाम है, ठीक ना? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं बाबू? हम लोग कहते हैं, हम लोग जनित्र कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण। निर्गत किरण जैसे ये वाला देखिए निकलता है ना, ये वाला निकलता है तो ये देखिए हो जाता है ये, सॉरी यहाँ पे देखिए ये वाला देखिए ऐसे आया, ठीक ना? ये वाला यहाँ टकराया तो फिर से यहाँ अभिलंब पड़ा था तो ये निकल गया बाहर, ठीक ना? तो ये हो गया निर्गत किरण और ये हो गया अभिलंब। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, यानी कि ये वाला कोण हमसे पूछा जा रहा है। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं, ठीक ना? इसको याद रखिएगा क्या कहते हैं? निर्गत कोण। 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना? चलिए 21 का हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो धारा मापते हैं किससे? धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग कहते हैं आमीटर। आमीटर से जो है धारा को मापा जाता है। आमीटर से हम लोग धारा को मापते हैं। याद रखिएगा धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आमीटर। ये सभी देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, फिर से पूछने का बहुत बहुत चांस बनता है। इसलिए जो है आप लोग को बोले थे कि अंतिम तक वॉच कीजिए, और आप आशा करते कि अभी तक देख रहे होंगे। और अंतिम तक 80 क्वेश्चंस जो है ना, 80 क्वेश्चंस आप लोग करके ही जाइएगा। लेकिन एक चीज़, अगर आप तक अभी तक सॉरी ये क्वेश्चन से चेंज हो गया हमारा ना, 1 मिनट। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और एक चीज़ और, वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए, ठीक ना? ये करने में तो टाइम नहीं लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप जो भी ग्रुप में हैं वहाँ पे आप शेयर ज़रूर कर दीजिए। शेयर कर दीजिएगा, बस आपका तो कुछ नहीं जाएगा बट मेरा है ना बहुत कुछ हो जाएगा, इसलिए शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनमो कहने का मतलब जनित्र। डायनमो कहने का मतलब जनित्र, ठीक ना? जनित्र यानी कि जनरेटर, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? जनरेटर।
तो जनरेटर से हम लोग को किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दोनों धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट कहने का मतलब कि कम वोल्टेज, और प्रत्यावर्ती कहने का मतलब जो हमारे घरों में जो लाइन आता है ना पोल पोल पर से, उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और दिष्ट धारा जो है बैटरी से निकलता है। तो ये देखिए बैटरी जैसा भी वोल्टेज देता है और क्या देता है, प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि तेज वोल्ट भी देता है। ठीक है ना। अगर बड़ा जनरेटर लगा देंगे तो झटका बहुत कस के मारेगा, मर भी सकते हैं। और अगर छोटा जनरेटर लगाएंगे तो क्या होगा, हमको बैटरी जैसा फील के देगा, यानी थोड़ा सा हम लोग को वोल्टेज देगा। तो ये हो जाएगा इसमें दोनों धाराएं हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, ऑप्शन सी। अब अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 24 नंबर है। आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक हो जाता है कूलम्ब। बाबू ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन एकदम कतई जहर है ना। इसलिए याद रखिएगा कि आवेश का मात्रक होता है क्या, कूलम्ब। आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम्ब। अब इसके बाद है अगला 25 नंबर क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इसमें से क्या हो जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या हो जाएगा। ठीक ना। तो देखिए ए में है नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, और डी में है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। ये क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या हो जाएगा, तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा इसका का, देख लिया ना, ऑप्शन हो गया बी। अब अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। तो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट लगा हुआ था, कहने का मतलब जो स्प्रिंग जैसा जो लगा होता है, उसमें किस तत्व का प्रयोग होता है। जो स्प्रिंग जैसा जो लगा हुआ रहता है ना, पतला पतला पीला वाले बल्ब में, ठीक ना। तो उसमें जो है किस तत्व का प्रयोग किया हुआ रहता है, तो वो क्या रहा होता है, टंगस्टन का किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का। क्यों इसका पूछ रहे, देखिए ये स्प्रिंग जैसा लगा रहता है ना, देखिए आपको फिगर पार के दिखा दे। इस तरह से जो है बल्ब में तीन चीज़ें यहाँ पे आया हुआ रहता है, और ये जो है यहाँ से इस तरह से जो बल्ब है यहाँ पे गोल वाला चीज़ रहता है, ठीक ना। एक इधर निकला, एक इधर, इस तरह से बल्ब रहता है ना, इस तरह से जो है बल्ब रहता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। तो ये जो होता है किस चीज़ का बना होता है टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का क्यों बनता है, लोहा का क्यों नहीं बनता, क्योंकि देखिए ये बल्ब कितना गर्म हो जाता है, आप लोग सोचिए। अब अगर लोहा का रहता तो क्या होता है, बहुत जल्दी गल के गिर जाता है। इसलिए टंगस्टन का बनाया जाता है, क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक है लगभग लगभग 3000 से 3400 डिग्री सेल्सियस तक है। 3000 से 3400 डिग्री सेल्सियस तक है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि टंगस्टन का गलनांक कितना है, तो 3000 से 34 तक याद रखिएगा। इसके बीच में जो भी आएगा आंसर, मतलब ऑप्शन में, उसको मार दीजिएगा, क्योंकि कभी 3200 भी ऑप्शन में भी रहता है, कभी 3300 भी, कभी 3400 भी, और कभी 3000 भी रहता है। तो इसलिए याद रखिएगा 3000 से 3400 के बीच जो भी आपको ऑप्शन में दिखेगा वो एकदम सही मार दीजिएगा। ठीक ना। आप बोलिएगा कि 3300 भी रहे, 3400 भी रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बाबू। ऑप्शन जो है बहुत फ़र्क में देता है। कोई 2000 दे देगा, तो कोई 1000 दे देगा, कोई 10,000 दे देगा, ऐसे करके देगा। ठीक ना। चलिए तो समझ गए होंगे ये अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं अगला 26 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन क्या कहा जाता है। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ए में पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षभावी मांसपेशियों द्वारा, और डी में है परितारिका द्वारा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पक्षभावी मांसपेशियों द्वारा हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जल्दी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है क्या अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। ए में विलेय, अभिलेय दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं, डी में है इनमें से कोई नहीं। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, तो इसका जो है, अब अगर आप लोग आंसर नहीं जान रहे तो जान लीजिए। अवक्षेपण अभिक्रिया जो है अविलेय लवण प्राप्त होता है। कैसा लवण प्राप्त होता है अविलेय लवण प्राप्त होता है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कि बेकिंग सोडा का रासायनिक शुद्ध नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम होता है, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। धात्विकी, धातुक्रम, धातुशाला, और डी में है इनमें से कोई नहीं, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, इसका जवाब दीजिए। अगर आप लोग नहीं जान रहे तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, धातुक्रम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, धातुक्रम। ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। क्या है कि साग मतलब कहने साग सब्जियों को विघटित होकर
कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी, और डी में है प्रतिस्थापन। डी में है प्रतिस्थापन। तो इसका अगर आप लोग जवाब नहीं जानते तो चलिए जान लीजिए। इसका बाबू हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, हो जाएगा बाबू ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ठीक ना, याद रखिएगा कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये अभिक्रिया किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। अब अगला नंबर क्वेश्चन है, अब अगला नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रोट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रोट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? O2 प्राप्त होता है, NO2, या सी में है NO2 और N2, और डी में है NO2 और O2, NO2। ये देखिए नीचे वाला डी जो है इस तरह से लिखा हुआ है और O2 नीचे में लिखा हुआ, ठीक ना, ऊपर में लिखा गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग। चलिए तो इसका जवाब दीजिए आप लोग 32 का। चलिए इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए तो जल्दी से आप लोग, जल्दी से इसका जवाब दीजिए 32 का क्या हो जाएगा। चलिए तो ये याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह नहीं सकते कि लेड नाइट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा बाबू, याद रखिएगा क्या प्राप्त होता है? NO2, 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 NO एन सॉरी क्या प्राप्त होता है? देखिए NO2 और O2, NO2 और O2, NO2 और O2, NO2 और O2, ऑप्शन हो जाएगा डी इसका, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। लेड लाइट को देखिए यहाँ पे लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा NO2 और O2। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सही है? निम्न में से जो है कौन सा सही है? फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ, फार्मूला 4 गो ऑप्शन में दिया हुआ। अब बताना कि इनमें से जो है कौन सा सही है। देखिए इसमें से सही हो जाएगा NO2CO3 इंटू 5H2O, ये तो नहीं होता है ना। NO2CO3 इंटू 10H2, हाँ ये होता है, ये होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन बी हो जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा इसका 33 का क्या हो जाएगा? 33 का बी हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि 34 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित जो है कौन विजातीय यौगिक है, ये हमको बताना। विजातीय यौगिक कौन हो जाएगा? तो विजातीय यौगिक देखिए, विजातीय यौगिक जो होता है किसको बोला जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है विजातीय यौगिक कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा इसका निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। इसके बाद है अगला 35 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? आप देखिए जानिए, केरोसिन तेल में किसको डुबा के रखा जाता है? तो सोडियम को रखा जाता है। केरोसिन तेल में किसको डुबा के रखा जाता है? क्योंकि सोडियम को क्यों रखा जाता है? क्योंकि जैसे ही इसको बाहर निकालिएगा ना, हवा के संपर्क में आएगा, हवा जैसे ही उसको लगेगा तो क्या होगा? ये जल उठेगा, सोडियम जो है क्या हो जाएगा? जल उठेगा। और एक चीज़ और कि जब अगर सोडियम को अगर आप पानी में डाल देते हैं, सोडियम को अगर आप पानी में डाल देते हैं तो जैसे बम फटता है ना, उस तरह से जो है बम फटेगा, इसका चिंगारी बहुत दूर दूर तक फैलेगा। ठीक ना, ये सोडियम का कमाल है, इसलिए जो है इसको क्या किया जाता है? केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है ताकि ये सुरक्षित रहे, किसी को नुकसान न पहुंचाए। और एक बात और कि ये इतना सॉफ्ट होता है ना कि इसको चाकू से काटा जा सकता है, तो इसलिए याद रखिएगा कि किस धातु को चाकू से काटा जाता है? तो सोडियम को, ये भी बात आप याद रखिएगा। बाकी लोहा ये सभी भी धातु है, लेकिन बताइए तो लोहा को हम चाकू से काट सकते हैं? नहीं। चलिए समझ गए होंगे। अब अगला चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए में क्लोर क्षार अभिक्रिया, बी में क्लोर अभिक्रिया, सी में है वियोजन अभिक्रिया और डी में है संयोजन अभिक्रिया, डी में है संयोजन अभिक्रिया। इसका आप लोग अगर आंसर नहीं जान रहे हैं तो इसका आंसर देखिए बता देते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य में होता है? कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर क्या होता है? क्या रहता है? द्रव्य में रहता है, द्रव्य में रहता है। तो ये भी याद रखिएगा ब्रोमीन हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रोमीन। कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव्य रहता है? तो ये हो जाएगा ब्रोमीन। और अगर धातु यहाँ पे बोलता है, क्या बोलता है यहाँ पे? धातु बोलता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य रहता है, तो उसका ऑप्शन हो जाता है पारा, उसका ऑप्शन हो जाएगा पारा। यहाँ पे धातु बोला जा रहा है, तो धातु बोल रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमीन। और अगर धातु बोलता है तो क्या हो जाएगा? पारा। याद रखिएगा, ये देखिए थोड़ा सा चेंज, बस अगर आ हट जाए तो पारा हो जाएगा, और अगर आ लग गया तो ब्रोमीन हो गया। देखिए कितना बड़ा मतलब खेला यहाँ पे, बताइए।
इसलिए ये सभी को याद रखिएगा बहुत अच्छे से। अब अगला नंबर क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। जब अगर हम सीसा को मिला देंगे, इसको मिला देंगे सीसा प्लस टीन अगर हम मिला देंगे तो क्या बनेगा? सोल्डर स्टील गन मेटल उपधातु। क्या बनेगा? जब हम लोग अगर सीसा और टीन को अगर मिला देते हैं तो क्या बनेगा? तो ये बनता है सोल्डर। ये क्या बनता है? सोल्डर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। ठीक है बाबू। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए ये भी आपको हम बताए थे। तो किसे जो है देखिए ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन में जो नहीं है तो याद रखिएगा सोडियम को काटा जाता है। क्या किसको काटा जाता है? सोडियम को काटा जाता है। सोडियम को काटा जाता है। और एक बात याद रखिएगा और कि ऑप्शन में तो सोडियम नहीं है तो ये हो जाएगा सोडियम। और दूसरा बात ये कि लिथियम को भी जो है चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम को भी जो है चाकू से काटा जा सकता है। इसलिए याद रखिएगा निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है तो लिथियम को और सोडियम को भी। ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन ठीक ना। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि इथिलियन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच इथिलियन में कार्बन कार्बन के बीच जो है दो आबंध मौजूद है जिनमें अब जिनमें पहला में देखिए एक सिग्मा एक पाई आबंध दोनों सिग्मा आबंध और दोनों पाई आबंध और डी में है दोनों इलेक्ट्रॉन आबंध। तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका देखिए बाबू हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ये हो जाएगा एक सिग्मा और एक पाई हो जाएगा। एक सिग्मा और एक पाई। तो ये था देखिए 40। इसको देखिए बना सकते थे लेकिन यहाँ पे देखिए हमको बनाने में नहीं बनेगा क्योंकि देखिए हम लिखते जैसे हम अपना नाम लिखते विकास कुमार। तो देखिए देख रहे हैं ना ये पूरा स्क्रीन ले ले रहा है। हमारा नाम ही पूरा स्क्रीन ले ले रहा है। तो कैसे होगा? तो इसलिए जो हम अब जो है आप लोग को बोर्ड पे भी पढ़ाते हैं, बोर्ड पे लाइव आके पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे अगर आप लोग ज्वाइन नहीं होते तो ज्वाइन हुआ कीजिए ठीक ना। शाम को 6:30 बजे शाम को जो है शाम को कितने बजे? देखिए 1 मिनट शाम को रुकिए सॉरी ये क्वेश्चन चेंज हो गया ना। 1 मिनट शाम को 6:30 बजे क्लास चलता है आप लोग का लाइव। तो इसलिए याद रखिएगा। और प्रत्येक दिन जो है ऑब्जेक्टिव और जो है थ्योरी वाला क्लास जो है चाहे बायोलॉजी हो केमिस्ट्री हो ये सभी का जो है एक वीडियो पर डे जो है सुबह में 6 बजे अपलोड होता है जो कि एकदम महत्वपूर्ण होता है। और शाम में भी इम्पोर्टेंट चलता है क्योंकि आप लोग का एग्जाम है तो आप लोग के एग्जाम से खेलना नहीं है, आपके भविष्य से नहीं खेलना है। इसलिए वही पढ़ाते हैं जो कि एग्जाम में आए। और आप आज भी अगर आप लोग क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कर लिए होंगे अंतिम तक अभी तक देख रहे होंगे तो बताइए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि नहीं। इसके आगे भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। देखिए इसके आगे भी है। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है देखिए ये क्वेश्चन जो है 75 बार पूछा जा चुका है। अगर आप क्वेश्चन बैंक खोल के देखिएगा ना तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ऐसे ही करके 2-3 क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है। और ये भी देखिए नीलत होते हैं ये सभी देखिए सूत्र है। ये सभी सूत्र है देखिए ये सभी क्वेश्चन बहुत बार जाके पूछा जा चुका है ठीक ना। -CO जो क्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो ये सभी देखिए अगर आपको पूछ दिया जाए हो सकता है कि पूछ दिया जाए तो आप हो सकता है ना बताइए। लेकिन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। तो इस तरह से जो है आपको याद रखना होगा ठीक ना। तो आगे के जो 40 क्वेश्चन जो है ना हम लोग कल के क्लास में करेंगे। तो कल भी जो है आपको जो है शाम को शाम को नहीं सुबह को 6:30 बजे सुबह को कितना बजे 6:30 बजे सुबह को 6 बजे 6:30 नहीं सुबह को 6 बजे आपको मिल जाएगा। तो आज देखिए डेट है आज देखिए 4/12/2023 आज तारीख कितना 4/12/2023। तो आपको जो है ये तो वीडियो जो है 5 बजे अपलोड होगा 5 तारीख 12वां महीना 2020 में अपलोड होगा 2023 में अपलोड होगा। तो इसका जो अगला पार्ट है 40 क्वेश्चन जो आपको 6 तारीख 12वां महीना 2023 को मिल जाएगा ठीक है ना। 2023 को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा इसका पार्ट 2 क्योंकि पार्ट 2 और इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो है आप इसको देखना ना भूलिएगा। चलिए बाबू मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ठीक है बाबू। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बाबू। और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा ठीक है। मिलते हैं कल के क्लास में हम लोग। और लाइव क्लास में आना ना भूलिए शाम को 6:30 बजे।